बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लिक्विड्स। फोर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। और इसमें जो लिक्विड स्टेट है ना, तो वैसे प्लाज्मा को यहाँ फिलहाल हम इस कंपटीशन से निकाल ही देते हैं, बिकॉज प्लाज्मा स्टेट अर्थ पर ऑलरेडी नहीं पाई जाती, बहुत नायाब है। फायर में पाई जाती है, यानी जब कभी आप आग जलाएं तो जो आग है वो प्लाज्मा है। फिर जो थंडर बोल्ट है यानी आसमानी बिजली है, दैट इज प्लाज्मा। और फिर अरोराज। अरोराज एक्चुअली हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है, बट नॉर्थ वाली साइड पर जो ममालिक हैं वहाँ रात के वक़्त आसमान पर लाइट्स चमकती हैं हवा में। तो एक्चुअली चार्ड पार्टिकल्स होते हैं जो ज़मीन के नॉर्थ पोल की तरफ जमा हो रहे होते हैं हवा में। हवा में ही वो चार्ड पार्टिकल्स होते हैं, इसी वजह से समय में प्रोड्यूस हो गए। मजीद आप उसे सर्च करेंगे ना तो क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तो वो शाइन कर रहे होते हैं हवा में, तो हवा में वो प्लाज्मा स्टेट थोड़ी सी बनी। बस यही कुछ तीन चार चीज़ें हैं जो ज़मीन पर प्लाज्मा है। बाकी अर्थ पर स्टेट्स जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट पाई जाती हैं। अब इनमें से लिक्विड स्टेट, ये जमीन पर, अर्थ पर सबसे कम सब्सटेंस इस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आप कहेंगे सर 70% तो जमीन में पानी है, आजकल अल्लाह माफ करे सैलाब भी है, इतनी लिक्विड स्टेट है, तो आप कह रहे हैं कि वो जमीन पर कम पाई जाती है। तो बच्चों, मैंने बोला है कि सब्सटेंसेस बहुत कम हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। वो तो वाटर एक सब्सटेंस है ना, वो है तो वो एक ही सब्सटेंस। ठीक है। तो ज्यादातर सब्सटेंसेस जो हैं वो सॉलिड स्टेट में है और फिर गैसीय स्टेट में। इसकी रीजन ये है, ये जो मैंने ऊपर बोला है इसका क्वेश्चन है कि वाई ऐसा क्यों है। क्योंकि लिक्विड स्टेट किसी भी सब्सटेंस की वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होती है, यानी शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर या शॉर्ट रेंज ऑफ प्रेशर पर लिक्विड स्टेट पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, हम वाटर की एग्जांपल लेंगे। सबसे कम टेम्परेचर हमें पता है एब्सोल्यूट जीरो है, वो -273.16 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन से शुरू होता है। तो -273 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक सॉलिड स्टेट ही होती है। आइस वाटर की सॉलिड स्टेट होती है। नॉर्मल प्रेशर पर अगर हम प्रेशर जो आम 1 atm है वो प्रेशर कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर की रेंज को हम चेक करने लगे। सिमिलरली आप 0 से 100 टेम्परेचर रखते हैं तो इस स्टेट में वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, इस रेंज में। और 100 से अबव तकरीबन 1400 तक, क्योंकि उसके अबव जाएंगे तो वाटर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तो तकरीबन 1400 तक गैसीय स्टेट में पाया जाता है। तो आपने देखा सॉलिड स्टेट की रेंज भी अच्छी खासी है, 273 का डिफरेंस है। इस इन दोनों रेंजेस का आप डिफरेंस निकालें, 0 माइनस -273.16, तो ये वैल्यू आई। और गैसीय स्टेट का डिफरेंस तो और भी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 1300 डिग्री सेल्सियस। तो जो लिक्विड स्टेट है उसकी रेंज थोड़ी है, 0 से 100।
ये मैंने वाटर की एग्जांपल दी। कुछ तो सब्सटेंस ऐसे सियाने हैं कि वो लिक्विड स्टेट में आते ही नहीं। आपको पता ही होगा ना कि सॉलिड हैं, उनको हीट करें तो वो बगैर लिक्विड स्टेट में आए हुए डायरेक्ट ही वेपर फेज में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है ना? तो reason क्या है? तो यही है कि ये जो लिक्विड स्टेट है ये एग्जिस्ट इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये ये टॉपिक क्यों बीच में आ रहा है? लिक्विड स्टेट चल रही है, उसको चलने दें। एक्चुअली ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये डिसाइड करती हैं अ, किसी भी मैटर की स्टेट को, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को। अगर ये फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है तो वो सॉलिड है, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में। अगर वो अगर ये फोर्सेस वीक हों तो गैसियस स्टेट है, और अगर ये फोर्सेस बहुत स्ट्रांग ना हो, तकरीबन स्ट्रांग हो, तो फिर ये लिक्विड स्टेट। अच्छा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं वो फोर्सेस जो इंटर और इंट्रा, पहले हम इंटर कर लेते हैं, वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं या आइन्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। यानी एक एक आइन और एक मॉलिक्यूल के दरमियान, इन्हें कहेंगे इंटर। और ये इसके लिहाज से वीक होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये वैसे ही वीक होती हैं, इसके इंट्रा के लिहाज से ये वीक होती हैं। और इनकी टाइप्स हम आगे स्टडी करते हैं। इंट्रा वो हैं जो विद इन अ मॉलिक्यूल पाई जाती हैं, जिसे हम उर्फ आम में हाँ, आम जुबान में केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। उसी को इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है। ठीक है, आपको पता ही है ये बॉन्ड एटम्स के दरमियान में पाया जाता है या आइंस के दरमियान में पाया जाता है। ये किसी कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स में, अगर कोई आयनिक सब्सटेंस है तो वहां मॉलिक्यूल्स तो नहीं होते, आइंस होते हैं, तो वहां फिर आइंस के बीच में ये पाया जाएगा। ये स्ट्रोंगर होती हैं देन इंटर मॉलिक्यूलर, हमेशा याद रखें। आपको आसान सी बात बताऊं वो किस तरह। आपने देखा है कि वाटर वेपराइज होता है तो वो वेपर बन के भी वाटर ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि उसका एच और ओ के बॉन्ड टूट जाए जब वो वेपर स्टेट में जाए। तो इसका मतलब है वो वाटर की दूसरे वाटर के साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो आराम से टूट सकती है। ठीक है, लेकिन जो वाटर के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, ओ और एच का, वो नहीं टूटेगा, वो नहीं टूटता। बेशक वाटर बेशक वेपर फेज में चला जाए। अभी मैंने आपको बताया तकरीबन 1400 डिग्री सेल्सियस तक ये बॉन्ड सलामत रहते हैं। तो इसका मतलब है इंट्रा बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं इंटर की निस्बत। ये मैंने उनकी टाइप्स लिखी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट और मेटालिक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये मैंने बोल दिया इनके बारे में, इनकी टाइप्स को आप समझते हैं। तो ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, इजी है। फर्स्ट ईयर की बुक से भी आप हेल्प ले सकते हैं और मेरे नोट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक बार मैं बताता चलूं कि ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस हैं, जिन्हें हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, ये मुतारफ करवाई थी फ्रिट्ज लंदन में। ये फोर्सेस दोनों तरह के सब्सटेंसेस में पाई जाती हैं, पोलर में भी, नॉन पोलर में भी। लेकिन
पोलर में क्योंकि दूसरी भी होती हैं, जैसे डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं पोलर में, सो उसमें इनकी कोई औकात नहीं बनती, ये बेचारी ऐसे ही बस होती, इनकी कोई कदर नहीं करता उस केस में। लेकिन जब नॉन पोलर सब्सटेंसेस की बात करते हैं ना, तो उनमें होती ही सिर्फ यही है, उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ही मौजूद होती हैं। सो ये मोर प्रोमिनेंट होती हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस में। और नॉन पोलर का आपको पता ही है, जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल पर ना हो। ठीक है। अब ये जो लंदन फोर्सेस हैं, इनके फैक्टर्स पर थोड़ी सी बात हो जाए। हम तीन फैक्टर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। एक है मॉलिक्यूल का साइज। भी स्टूडेंट, उसको पढ़ने से पहले हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, पोलराइजिबिलिटी। इसको कहते हैं पोलर होने की एबिलिटी, पोलर पोलराइजिबिलिटी, सिंपल सादा लफ्जों में। एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उसका पोलर होने की एबिलिटी कितनी है, चाहे वो टेम्परेरी तौर पर ही हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस ही पोलर क्यों ना बने। जैसे हमने लंदन फोर्सेस में पढ़ते हैं ना कि इंस्टेंटेनियस डायपोल बनता है, वक्ती तौर पे बनता। तो पोलराइजिबिलिटी, पोलर होने की एबिलिटी और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो फर्स्ट ईयर की बुक पे है, ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टर्ब्ड। किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किस हद तक डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्पर्स हो सकता है, डिस्टॉर्ट भी वर्ड बोला जाता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है, उसकी मेजरमेंट को कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम साइज की तरफ भी आ जाते हैं, तो मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन उसमें भी है। देखो, हम बात करते हैं नोबल गैसेस की, हीलियम से लेके रेडोन तक। रेडोन क्योंकि रेडियो एक्टिव है, उसकी प्रॉपर्टीज या उसका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। हम बात कर लेते हैं जीनोन तक, हीलियम से लेके। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम टॉप टू बॉटम आए, तो साइज आपको पता है बढ़ता है इनके एटम्स का। और यहाँ इनके एटम ही दरअसल मॉलिक्यूल हैं, बिकॉज ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो साइज बढ़ता है मतलब एटम बड़ा होता जाता है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर वीक पड़ती जाती है, क्योंकि वो दूर होते जाते हैं। ठीक है। तो जब कोई इस तरह का नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आता है कोलिजन के लिए, तो क्या होता है कि उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो तो ये रिपल्शन इजी होगी, बिकॉज न्यूक्लियस का होल्ड इन पर इतना नहीं है कि वो न्यूक्लियस इनको सिमेट्रिकल अंदाज में रख सके। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है। सो एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है, यानी उतनी ही उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी जितना बड़ा उसका साइज होगा। ये हम सिंबल यूज करते हैं नॉन पोलर के लिए, न्यूक्लियस और ये उसके इलेक्ट्रॉन जो सारे। और जब ये पोलर होता है तो हम कहते हैं कि जब इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आया और इन्होंने इनके इलेक्ट्रॉन ने रिपल्शन की, तो हम कहते हैं ये इसका इलेक्ट्रॉनिक लोड डिस्टर्ब हो गया। तो अब पहले था इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल समझते हैं ना, जैसा इधर वैसा ही इधर। लेकिन अब
डिस्टर्ब हो गया और अनसिमेट्रिकल हो गया। अब इस तरह हो गया, तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ आ गए, इधर कम आ गए। तो इस वजह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव क्रिएट होता है, पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, सो चार्जेस जल्दी और ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सो ये चार्जेस प्रोड्यूस हुए तो इसने साथ वाले पर भी चार्जेस होंगे, वो भी इसी तरह पोलर हो जाएगा, तो इनकी फिर अट्रैक्शन बनेगी, स्ट्रॉन्गर होगी। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स। यही वजह है कि जीनोन और उसके बाद रेडोन, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी वो असल में बड़ी वैल्यू होती है। तो हो गया। सिमिलरली यही बात ये स्टूडेंट्स इसके लिए लागू होगी, हैलोजेंस के लिए। बट बस ये थोड़ा क्लैरिटी रखें कि हैलोजेंस जो हैं ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं, F2, Cl2, Br2, I2। तो वो भी नॉन पोलर होते हैं और उनमें भी लंदन फोर्सेस होंगी और साइज इसी तरह इफेक्ट करेगा। इसमें क्योंकि ये डायटोमिक है तो इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें साइज जो है वो इनकी तरह नहीं होगा, उनसे ज़्यादा साइज होगा, क्योंकि एक एक एटम का मॉलिक्यूल, ये दो दो एटम का मॉलिक्यूल है, तो इनका साइज बहुत, इसीलिए देखें आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है I2 की फॉर्म में ये होती है, इसका 184.4 है और जीनोन का -107 है। ठीक है, तो रीजन ये है कि इनका जो मॉलिक्यूल है वो बड़ा होता है, डायटोमिक जो हुआ। ये पॉइंट अगेन हम एक्सप्लेन करते हैं तीसरे नंबर पे, नंबर ऑफ एटम्स। जैसे मैंने यहाँ बोला ना आपको, तो नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे तो सिंपल सी बात है, एटम मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, तो बाकी सारी कहानी वही है। इसी में चेन लेंथ भी काउंट की जाती है। दी स्टूडेंट, चेन लेंथ अगर बड़ी होगी, चेन लेंथ जैसे हेक्सेन में 6 कार्बन है, तो ऑब्वियसली एटम्स ज्यादा हैं, तो इसके साथ हाइड्रोजन्स भी ज्यादा होंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बनिस्बतन ईथेन के, क्योंकि ईथेन की चेन छोटी है, 2 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन है, तो ये मॉलिक्यूल वैसे ही साइज में छोटा होगा। अब ऐसा क्या होता है कि बड़ी चेन वाला जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट, एक तो वो सिंपल बात है मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, दूसरी बात ये भी है कि अगर लॉन्गर मॉलिक्यूल होता है ना, लंबी चेन वाला मॉलिक्यूल, तो उस पर ज्यादा जगह पर आकर दूसरे मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कर सकते हैं, कोई इधर आके कर सकता है, कोई इधर कर सकता है, कोई इधर कर सकता है, कोई इधर, यानी इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि छोटे मॉलिक्यूल्स का, स्मॉल जिनकी चेन लेंथ है, उनका सरफेस एरिया कम होता है, तो इन पर अट्रैक्टिव फोर्स दूसरे मॉलिक्यूल आकर कम डेवलप कर सकते हैं। तो यही वजह है मैंने आपको अल्केन्स के टॉपिक में पढ़ाया था कि अगर आप सेम एटम्स वाला आइसोमर ले लें, जैसे आप ले लें हेक्सेन ही ले लें लेकिन आइसो हेक्सेन ले लें, इस तरह। ठीक है, सेकंड ईयर की बुक पे चैप्टर 8 में उसने एग्जांपल दी है ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन की।
इस केस में क्या होगा, इस केस में तो तकरीबन साइज तो उतना ही है, इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, हाइड्रोजन भी उतने हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स तो उतने हैं। तो यहाँ मेन डिसाइडिंग फैक्टर फिर किसको हम काउंट करेंगे, चेन लेंथ को काउंट करेंगे। चेन लेंथ कम होने से इसका सरफेस एरिया जरा कम हो जाता है, सो अटैचमेंट साइट्स कम हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से जो इसकी निस्बत जो स्ट्रेट चेन वाला है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली ज्यादा हो। अच्छा, यहाँ बहुत से इवन टीचर्स भी कहते हैं कि अगर ये है, फिर आइसोडिकेन का और डिकेन का देखें, डिकेन का बॉइलिंग पॉइंट 174 है और आइसोडिकेन का उससे ज्यादा है। इवन मैंने टीचर्स जो इवन पीपीएससी से सेलेक्ट हुए होते हैं, उनको भी मैंने ये कहते देखा है जी इसकी समझ नहीं आती, हालांकि ऊपर कहानी कोई और बयान की। तो ये बुक वाले से गलती होगी बेचारे से, और क्या है। डी स्टूडेंट्स, ये फ़ारेनहाइट में दिया गया है, उसने एक चीज सेंटीग्रेड में लिख दी है ये सारी वैल्यूज, और ये वाली वैल्यूज ने फ़ारेनहाइट में लिख दी है। तो ये गलती से उसने ये वैल्यू लिखी है। अगर सेंटीग्रेड में इसको आप कन्वर्ट करें तो ये डिकेन से कम ही आएगा, बिकॉज ये ब्रांच्ड है और ये स्ट्रेट चेन है, इसकी चेन छोटी होती है। क्लियर है ना ये बात अब, ये कोई 170 से भी कम इसका सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट बनता है। ठीक है, हार्डन बॉन्डिंग इजी है, ये आप कर लेंगे। अच्छी तरह पढ़ना है टॉपिक, एक एक लाइन पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी आई होप आपको पता होगी। बस एक दो चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं समझता हूँ आपको तंग कर सकती हैं, उसमें मैं फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास पॉइंट है कि आर्दो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसे सैलिसैलिक एसिड भी कहते हैं, ये वाला, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके आर्दो पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसका कॉमन नेम सैलिसैलिक। बाज़ कॉमन नेम दे के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कॉमन नेम दे दे सैलिसैलिक एसिड, और नीचे उसने ऑप्शन दिए हो कि इसका यूपिक नेम क्या है, तो फिर हमें उस लिहाज से बताना पड़ेगा कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बने। ठीक है, वो मैं कर देता हूँ। तो डी स्टूडेंट, ये ऑर्दो जो है, ये अपने पैरा आइसोमर से तकरीबन 40 टाइम्स मोर एसिडिक है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट्स वाली बातें हैं। तो रीजन क्या है कि जो ऑर्दो आइसोमर है, इसमें जब कार्बोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है ना, तो आपके पास ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ये स्टेबलाइज होता है बाय द हाइड्रोजन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी फैक्टर जो चार्ज को डिस्पर्स करे, चार्ज को कम करे, चार्ज को फैलाए, वो स्टेबल करता है चीज को। तो ये जो हाइड्रोजन आयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो ये इसके इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये रिलेटिवली स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगी। तो कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल हो या वीक हो, तो एसिड स्ट्रांग होता है। जबकि ये सहूलत, ये फैसिलिटी
पैरा के लिए अवेलेबल नहीं है। मैं इधर ही बना देता हूँ। अगर यहाँ ओ एच ना हो, यहाँ ओ एच हो, तो क्या ये सहूलत अवेलेबल है आपके ख्याल में? फिर ये सहूलत अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो ओ बहुत दूर है और ओ एच बहुत दूर है। जी बिल्कुल तंजीला, हम वो भी बात कर लेते हैं। शाबाश, आपने ये बात बोल दी। आगे वैसे ये फैक्टर भी आना था। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये दरअसल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है, यानी चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन बिटवीन चार्जेस। जो अट्रैक्शन की फोर्स हो या रिपल्शन की फोर्स हो, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इवन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होती है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। हाँ बिल्कुल आदर्शा, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी दोनों को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है, बिटवीन चार्जेस। बिल्कुल। तो ये, हाँ, एक और बात है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एक्चुअली ऑक्सीजन के लोन पेयर को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेट कोवलेंट करेक्टर आ जाता है। फुल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तो बन नहीं सकता, बिकॉज हाइड्रोजन को ये वाली ऑक्सीजन भी प्यारी होती है। वो कहता है कि मैं इसके साथ भी बॉन्डेड रहूं, लेकिन क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन बड़ा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होता है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए दूसरी ऑक्सीजन से जरा इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है, लेकिन फुल उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज इसके साथ भी तो शेयरिंग है ना ओ के साथ। सो इसलिए थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होती है। तो कुछ कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जी बिल्कुल। स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन का फैक्टर यहाँ इस सेंस में भी है कि मैंने शायद आपको बताया वो क्लास में कि अगर कोई चार्ड पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, ये अब जनरल बात है, जनरल बात आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक? ये लेटेस्ट एनर्जी में भी अप्लाई होगी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसका साइज कम है, छोटा है, तो फिर चार्ज का असर ज्यादा होगा। इसे कहते हैं, इसे दूसरी सेंस में भी बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी की सेंस में। चार्ज और नीचे साइज, साइज एरिया के लिहाज से भी लिया जा सकता है, वॉल्यूम के लिहाज से। तो चार्ज ओवर साइज, अगर साइज स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो चार्ज का असर ज्यादा होता है। इसलिए हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने से बड़ा स्ट्रॉन्ग असर डेवलप होता है, और वो नियर बाय जो लोन पेयर है उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो यही वजह है कि एसीटोन के साथ वाटर की बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज एसीटोन में ओ होता है और वाटर में हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, तो उसके साथ भी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो मैं ये स्टूडेंट्स आपको ब्रेक देता हूँ प्रेयर की, बस थोड़ा सा वेट कर लें। इनको आपने स्टडी कर लेना है। फर्स्ट ईयर के ये टॉपिक्स हैं। हाँ, सॉल्युबिलिटी की बात रहेगी कि बस वो मैं बता दूं, फिर आप चले जाना ब्रेक। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का फैक्ट जो होता है हमारे पास कंपाउंड जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फिर इसको अगर हम वाटर में ऐड करेंगे ना, तो इसकी जो हाइड्रोजन है जिसने वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी थी, वो मॉलिक्यूल के अंदर ही कंपनसेट हो गई, यूज हो गई बॉन्डिंग बनाने में। आप ये एग्जांपल देख लें,
क्या आपको ज्यादा क्लियर करेगी? ऑर्दो नाइट्रोफिनोल में आप देखें तो ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इस हाइड्रोजन ने जो वाटर के साथ, वाटर के ओ के साथ, और इस ओ ने वाटर के एच के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी थी, वो फिर ये नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो ताकत थी उसको विद इन अ मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर लिया। सो ये वाटर के साथ इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। सो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी और दो की। और इसकी रीजन आप क्या कहोगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। जबकि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस पैरा आइसोमर में क्या होगा? पैरा आइसोमर में नाइट्रो ग्रुप इधर है, ओएच ग्रुप इधर है, तो नाइट्रो ग्रुप की ओ दोनों ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और OH ग्रुप जो है इसका भी H और इसका O भी वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। सो ये सॉल्वेंट के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाएगा, और टेक्निकल वर्ड है साल्वेशन ज्यादा होगी, जिसे हम सादा वर्ड बोलते हैं सोलुबल ज्यादा होगा, और टेक्निकल वर्ड है साल्वेशन ज्यादा होगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सो ये मोर सोलुबल होगा। ये वाला मारियंदली, दिस पैरा विल बी मोर सोलुबल। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अजहर शाह, चार टू मैस नहीं, चार टू साइज रेशो को चार डेंसिटी कहते हैं। ये क्लियर रखनी है बातें। अब क्लियर है सबको? ठीक है, अब आप ब्रेक ले लें, 7 पर हम दोबारा मिलते हैं। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, ये दोनों किसी कार्बन से अटैच होते हैं। वो सिमिलर कार्बन भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। और दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज के जरिए कनेक्ट होते हैं। और ये कैसे बनता है? कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और अमाइनो का H, ये रिलीज होते हैं एज वाटर, और इस कार्बन का बॉन्ड डायरेक्ट N से डेवलप हो जाता है। ये जो लिंकेज इतनी इतनी बनती है, C डबल बॉन्ड O NH, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। इसमें एक बात जरूरी है कि O और H एक दूसरे के एंटी होते हैं, मुखालिफ, एंटाई पोजीशन पर होते हैं, अपोजिट पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, इस तरह ये आगे चेन चलती जाती है और पीछे को चलती जाती है। तो इस तरह हमारे पास एक पूरा पॉलीपेप्टाइड डेवलप होता है, और प्रोटीन का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज्यादा हो तो हम उसे प्रोटीन कह देते हैं। और ये प्रोटीन की चेन, जो अमाइनो एसिड की चेन है प्रोटीन के अंदर, इसमें क्वाइलिंग जो है, ये चेन इस तरह क्वाइल हो जाती है, जैसे आप देख सकते हैं। हम्म, इस क्वाइलिंग की रीजन एक्चुअली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो ये है कि जैसे आपने देखा कि चेन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है और NH ग्रुप भी है। तो एक जो क्वाइल है, एक जो टर्न है उसमें C डबल बॉन्ड O, और दूसरी जो टर्न है उसमें NH, ये बिल्कुल वर्टिकली एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और इस तरह H का हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है O के साथ। दिस इज दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये रीजन है फॉर कॉइलिंग ऑफ द चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। DNA में भी इसी तरह। बाकी जो डाटा है वो आप पढ़ लेना, इजी है, बस मैंने मेन पॉइंट यहाँ, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपको पता ही है डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। और एक हेलिक्स, एक स्पाइरल दूसरे स्पाइरल से इस तरह कनेक्ट होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। टेक्सटाइल मटेरियल जैसे कॉटन, सिल्क वगैरह, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर में आपने चैप्टर 14 अगर पढ़ा है सेकेंड ईयर का, उसमें नायलॉन, पोलिएस्टर, जिसको केमिस्ट्री में हम कहते हैं पोलीएस्टर, तो आम जुबान में लोग उसको पोलिएस्टर बोल देते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। जैसे कॉटन में, अब ये कॉटन के, ये अब कॉटन का फाइबर है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें ग्लूकोज की चेन्स होती हैं। ये आपको नजर आ रही है, ये एक, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है। इस तरह ग्लूकोज की चेन्स होती हैं, और उन चेन्स का आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि आपको पता है उनमें OH ग्रुप्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह। ठीक है जी। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है टेक्सटाइल मटेरियल्स के अंदर, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्चुअली कहते हैं कि आप लेंथ वाइज अगर कपड़े को खींचें तो वो कितनी स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है फटने से पहले पहले, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एक स्पेसिफिक मशीन होती है, ये मैं टेस्ट किया करता था, मैं लेबोरेटरी में भी कुछ देर काम करता रहा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाटोमरिज्म का जो टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले, उसमें भी हमने देखा कि टाटोमर बनने की रीजन और उसके स्टेबल होने की रीजन भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये मैंने नोट्स पे भी लिख दिया, आप बेसिक कंसेप्ट से भी इसको कर सकते हैं। बाकी एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, ये तो 9th 10th की बच्चों की बातें हैं, ये आपने कर लेना है बच्चों। अच्छा, इसमें एक बात देख लें, ये एक टेबल है, इसमें टेम्परेचर है और इसके साथ साथ वाटर का वेपर प्रेशर लिखा गया है। तो इसमें नोटेबल चीज़ ये है कि 0 से 10, यानी 10 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस है, और इधर वेपर प्रेशर का डिफरेंस है सिर्फ ऑलमोस्ट 5 का। और इधर आप आ जाएं 90 से 100, इधर भी 10 डिग्री का ही डिफरेंस है, लेकिन वेपर प्रेशर का डिफरेंस देख लें तो ये ऑलमोस्ट 170 के करीब फर्क आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर बड़ी तेजी से बढ़ता है। ठीक है। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, स्टूडेंट्स, एक बच्चे ने हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में ये क्वेश्चन किया है, तो हम उसको जरा रिवाइज देख लेते हैं। एक्चुअली सोप्स, मैंने ना नोट्स में थोड़ी डिटेल लिखी है ताकि आपको क्लियर हो। सोप्स हों या डिटर्जेंट्स हों, ये दरअसल इनमें एक पार्ट होता है नॉन पोलर पार्ट। जैसे ये एक सोप का एक इम्पोर्टेंट मेजर कंपोनेंट है, जिसे सोडियम स्टीरिएट कह रहे हैं। सोप एक्चुअली क्या होते हैं, साल्ट्स ऑफ, डिटर्जेंट्स भी साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डिटर्जेंट्स जो हैं ये सल्फोनिक एसिड के साल्ट्स होते हैं, यानी साल्ट्स ऑफ एसिड्स होते हैं सोप्स या डिटर्जेंट्स।
इनका एक पार्ट ये देखें, इसका कलर मैंने और किया हुआ है, दिस इज नॉन पोलर पार्ट या वीकली पोलर पार्ट। सी 17 कार्बन लगे होंगे, ठीक है, और इनके साथ हाइड्रोजन है। ये देखिए सेकंड पार्ट है इसका, दैट इज पोलर पार्ट। तो जब हम सोप को वाटर में डिसॉल्व करते हैं डी स्टूडेंट्स, तो ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये वाटर सोल्युबल नहीं होता पार्ट, ये झाग बनाता है। जैसे लेदर भी बोलते हैं इंग्लिश में, लेदर, लेदर उसको भी कहते हैं, जो लेदर एक मटेरियल है, और झाग को भी कह देते हैं, फोम भी इसको कह लेते हैं। तो ये अगर कोई दाग धब्बा कपड़ों पर जो नॉन पोलर है, तो उसको ये वाला पार्ट सॉल्युबल करने की कोशिश करता है। और अगर कोई पोलर पार्ट है, तो ये वाला पार्ट वाटर सॉल्युबल भी होता है, और उस पोलर दाग धब्बे को दूर करने के लिए ये वाला पार्ट यूज होता है। जी बिल्कुल। हाइड्रोफिलिक कहते हैं, ये टर्म बच्चे ने लिखी है, तंजीला ने। हाइड्रोफिलिक कहते हैं जो वाटर के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाए, जैसे COO NA, ये C डबल बॉन्ड ONA होगा, ठीक है ना। और हाइड्रोफोबिक कहेंगे जो नॉन पोलर पार्ट होगा, जो वाटर के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं बनाएंगे, दैट इज हाइड्रोफोबिक। डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट क्योंकि जो है ये क्ले वाले मटेरियल आयनिक ही होते हैं, ये मैं क्लियर नहीं हूँ इस बारे में ये स्टूडेंट के, ये पार्ट मेरा ख्याल है कि ये पोलर होगा। तो ये वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी जो स्टूडेंट आपने देख लेना है खुद ही। प्रेशर कुकर की वर्किंग समझ आती है। प्रेशर कुकर ठीक है, शाबाश, ठीक है, सना भी हैं, तंजीला भी हैं, ठीक है, शाबाश। वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, इसको भी आपने देख लेना है। चले मैं ये बता देता हूँ। ये स्टूडेंट, बाज कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी उनका मॉलिक्यूल इतना अनस्टेबल होता है कि जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आता है ना, तो वो वेपर में चेंज होता है, लेकिन हो सकता है उससे पहले ही वो डिकम्पोज हो जाए, और हो सकता है वो बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाए। तो फिर डिकम्पोज होने से क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल वो नहीं रहेगा, कोई और चीज बन जाएगी, जैसे कि ग्लिसरीन है। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, आपने पढ़ा हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि इसमें हम लिक्विड के मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, और वो हीट करके उनको बॉयल करके हम ऐसा करते हैं। अब ये तो बड़ा मसला है कि हमें कंपाउंड लिक्विड से सेपरेट करना था, बट वो बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाता है, इसका मतलब वो कंपाउंड तो हम हासिल नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्या होगा कि वो जो लिक्विड का मिक्सचर है उसके ऊपर हम जो प्रेशर हवा का है वो कम कर देंगे, जिसको हम एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं, वो लो कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा।
एक्सटर्नल प्रेशर लो करने से बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना सबको? तो हम अगर एक्सटर्नल प्रेशर 50 टॉर करते हैं ना, तो ग्लिसरीन की 210 पे बॉयल होना शुरू हो जाती है। तो 210 पे इसका मॉलिक्यूल नहीं फूटता, डिकम्पोज नहीं होता। 210 डिग्री सेल्सियस पर इतनी एनर्जी नहीं होती कि इसका मॉलिक्यूल टूटने से बच जाए, टूट जाए। तो इस पर इसका मॉलिक्यूल सलामत रहता है और फिर इसी टेम्परेचर पर इसको सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है। कुछ एक दफा मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर तो आपने कहा कि वो ग्लिसरीन बॉयल जब होगा तो वो टूट जाएगा, तो उसका मॉलिक्यूल तो बॉयल तो यहाँ भी हो रहा है, 210 पे भी हो रहा है, तो ये बॉयल होने से ये टूट जाएगा। तो आप समझ रहे हैं उसके क्वेश्चन में क्या मसला है? हाँ जी। 210 पर थर्मल एनर्जी कम होगी बनिस्बतन 290 पर। हाँ जी, यही बात। तो मैंने कहा बेटा अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम तकरीबन बहुत थोड़ा कर दें, ये 50 टॉर पर वाटर जो है वो भी कोई 30 के करीब बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो आप वहाँ, बेशक वाटर बॉयल हो रहा है, आप वहाँ फिंगर डालेंगे तो वो ठंडा लगेगा आपको, हालांकि बॉइलिंग वाटर है। ये जो पेट्रोल हम लेते हैं, ये स्टूडेंट्स, ये जो हम पेट्रोल लेते हैं पीएसओ पंप से, तो वो ऑलमोस्ट बॉयल हो रहा होता है। आप उसको छोड़ दें, ओपन छोड़ दें तो वो उड़ जाएगा सारा। एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस, इंथॉल्पी चेंज वगैरह, ये डेफिनेशन आप देख लें। अच्छा, यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं, ये मैं आपको ज़रा बता दूं। थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं कि डेल्टा एच एस यानी इंथॉल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन, इसमें क्या होगा कि जब एक मोल सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो इस दौरान जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज कॉल्ड उसकी इंथॉल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और इंथॉल्पी ऑफ वेपराइजेशन है जब लिक्विड से एक सब्सटेंस गैसियस स्टेट में चेंज होगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एक मोल सब्सटेंस। इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस आपने फर्स्ट ईयर की बुक से कर लेंगे। तो दैट इज इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो याद रखें हमेशा, इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है ये वेपराइजेशन से ज्यादा होती है। उसकी रीजन ये है कि सब्लिमेशन में आपने सॉलिड को वेपर में चेंज करना है, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग होती हैं। समझ रहे हैं ना? तो पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इनके केस में आपको ज्यादा देनी पड़ेगी इसको गैस में चेंज करने के लिए, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग बनी हुई है, तो उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई हुई है जब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस बनी थी। तो आपको उतनी ही एनर्जी वापस देनी पड़ेगी ताकि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस खत्म हो और वो सब्सटेंस दोबारा वेपर फेज में चला जाए। ये याद रखें, ये हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें, इंट्रा की नहीं कर रहे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हो रही। सिमिलरली आप फ्यूजन को भी समझ गए होंगे, ये सॉलिड से लिक्विड होता है। तो सॉलिड से लिक्विड जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो जाते, तो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। सो ये सबसे थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है
डेल्टा एच एफ सबसे कम है, डेल्टा एच एस और वी दोनों की निस्बत कम है। लो जी। डियर स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन यहाँ लिखी है। फोर्स इन न्यूटन, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, एक्टिंग एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है ये सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड अलोंग 1 मीटर सरफेस लेंथ। सरफेस लेंथ कितनी हो? 1 मीटर। तो टोटल जितनी फोर्स नीचे को लग रही है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और ये कैसे लग रही होती है? लिक्विड की सरफेस पे ये लग रही होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स, इनके साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। तो लेफ्ट वाले राइट वालों को, और उससे नीचे वाले इस तरफ वाले इस तरफ वालों को, तो ये वाली फोर्सेस इसकी क्योंकि दोनों तरफ से लग रही होती हैं, तो ये कैंसल आउट हो जाती हैं ऑलमोस्ट। जो नीचे इसको मॉलिक्यूल दूसरा जो लग रहा यहाँ पर सपोज पड़ा हो इधर, तो ये मॉलिक्यूल जो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसकी वजह से जो इसको डाउनवर्ड लग रही है, इसको कैंसल आउट करने के लिए कोई ऊपर से इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो इस वजह से नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगती है, और ये सरफेस टेंशन का बायस बनती है, सतह के तनाव का बायस बनती है। सतह के तनाव को आपने समझना है सरफेस टेंशन को, तो आप समझ लें कि एक कपड़ा है दुपट्टा टाइप, उसके चारों कॉर्नर्स को चार लोग पकड़ लें और उसको खींचें, तो वो एक कपड़े में एक तनाव आ जाएगा। इस तरह तमाम लिक्विड्स की जो सरफेस है उसमें तनाव होता है। आप देख रहे हैं ना मॉस्किटो, वो वाटर सरफेस पे मॉस्किटो जो है वो स्टैंड करता है, तो उसके पाँव नहीं डूबते बीच में ना, और वो खड़ा रहता ना, वो खुद डूबता है। तो वो सरफेस टेंशन की वजह से। ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड है। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, डाउनवर्ड लग रही होगी, उतना ही ज्यादा सरफेस टेंशन होगी। तो यही वजह है कि जब हम कोई एक लिक्विड जो है वो ड्रॉप की शक्ल इख्तियार करता है, तो उसकी रीजन भी सरफेस टेंशन ही है। उसको ड्रॉप की फॉर्म में जो लिक्विड ड्रॉप की फॉर्म इसलिए क्रिएट करता है बिकॉज उसकी सरफेस से अंदर की तरफ उसको अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होती है, अंदर की तरफ। तो पूरी की पूरी सरफेस जो है वो फिर स्फेरिकल फॉर्म में आ जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में एक लिक्विड स्फेरिकल शेप, जब उसका ड्रॉप स्फेरिकल शेप क्यों इख्तियार करता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। और स्फेरिकल शेप में सरफेस एरिया मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन बाजू का जनरल नॉलेज में भी आ जाता है कि लिक्विड का जो ड्रॉप है ये क्यों स्फेरिकल शेप अडॉप्ट करता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये। तो ना ये शेप होती है ना ये शेप होती है, ना ऑलमोस्ट ये शेप होती है। जब वो लिक्विड ड्रॉप हो रहा हो ना, बिल्कुल टैप से निकल रहा हो, तब तो ऐसी ही होती है शेप। लेकिन जब थोड़ा टाइम उसको हो जाए ना, तो फिर ऑलमोस्ट स्फेरिकल वो इख्तियार कर लेता है। दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। यूनिट्स इसकी जरूरी नहीं है, पूछी नहीं जाती, केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में पूछी जाती।
कैपिलरी एक्शन आप सबको ऑलमोस्ट पता है, सबको ही पता होगा कि जब कोई पेपर या कोई कपड़ा डिप किया जाता है लिक्विड के अंदर, तो वो लिक्विड जो है वो उस पेपर में या उस कपड़े में अपवर्ड मोशन शो करता है। इसे हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो कैपिलरी एक्शन दो तरह की फोर्सेस डिसाइड करती हैं। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड, जिन्हें हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। जो मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्सेस हो उन्हें हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। और एडहेसिव फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स की किसी सरफेस के साथ, जैसे पेपर के साथ, पेपर के मॉलिक्यूल्स के साथ जो इसकी होंगी, दैट इज एडहेसिव फोर्सेस। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये आप देखें, आपने देखा होगा कि लिक्विड की कुछ की जो मेनिस्कस है, ये वाली सरफेस, ये कनकेव बनती है जैसे वाटर है, और कुछ की कन्वेक्स भी बनती है जैसे मरकरी है। ये कौन डिसाइड, ये भी वही आईएमएफ यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस ये डिसाइड करती है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। ठीक है, एक तो ऊपर हमने पढ़ा, ये मैं दोबारा बता दूं। अगर कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी और एडहेसिव वीक होंगी, तो फिर इस लिक्विड का कैपिलरी एक्शन इतना नहीं होगा, थोड़ा होगा। वो सरफेस के साथ इतना अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप नहीं कर पाएगा और वो नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। एक बात, इस इन मेरी इन बातों के लिए आपको कोहेसिव और एडहेसिव दोनों में क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर दूं, कोहेसिव लिक्विड की मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्सेस, एडहेसिव लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की किसी सरफेस, सॉलिड सरफेस के साथ फोर्स, ग्लास के साथ, पेपर के साथ वगैरह। तो कनकेव मेनिस्कस कब होता है कि जब पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वो उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं कंटेनर के साथ वो ज्यादा हों। ठीक है, इसलिए वो साइडों से ऊपर कंटेनर की तरफ यानी ग्लास की तरफ वो लिक्विड ऊपर को गया होगा। बिकॉज इसकी ये याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि लिक्विड की अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्लास के साथ अ, ज्यादा हैं, इसलिए वो लिक्विड ऊपर को भी चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो एडहेसिव ज्यादा होगी और कोहेसिव कम होगी तो कनकेव होगा, और इसके उलट अगर होगा तो वो कन्वेक्स, कन्वेक्स मेनिस्कस होगा। सरफेस टेंशन को मेजरमेंट करने के ये दो मेथड हैं। आप इन मेथड के नेम याद रख लेना, काफी हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, इसके बाद है पैराकोर। व्हाट इज पैराकोर? मैकलॉयड एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था। इसने एक रिलेशनशिप दिया। इसने कहा कि सरफेस टेंशन की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ वेपर्स, उसी लिक्विड के वेपर्स की डेंसिटी और उसी लिक्विड की डेंसिटी, ये इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। इन सरफेस टेंशन का लिक्विड स्टेट की डेंसिटी और वेपर स्टेट की डेंसिटी, इनका इस तरह का रिलेशनशिप
वो इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ये मैक्लॉयड ने एक रिलेशनशिप दिया। और सुकडिन एक और केमिस्ट था, ये नाम याद रखने बल्कि जरूरी हैं भी, पूछा भी जा सकता है, सो बेहतर ऐप कर लेना। उसने बस क्या किया, मैक्लॉयड का ही काम जो किया हुआ था उसी की मेहनत थी, उसने इसके साथ लगा दिया सरफेस टेंशन के साथ मोलर मैस। ठीक है जी। अगर मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरफ इक्वेशन की इस तरफ भी समझ लें मोलर मैस लगा दी, इधर भी मोलर मैस इधर भी मोलर मैस, और मोलर मैस के साथ इसको मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला। यानी ये आपको याद होगा तो इसको आप कहोगे ना कि वो किसी कांस्टेंट के इक्वल। तो सुगडिन ने कहा कि मोलर मैस भी क्योंकि हर लिक्विड का कांस्टेंट ही होता है, तो उसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें जो इसकी वजह से आता है, तो एक नया कांस्टेंट उसने मुतारफ करवा दिया, इसे कहते हैं पैराकोर। और इसको फिर उसने मजीद सिंपल कर दिया, उसने कहा कि जी अगर टेम्परेचर जो है वो फॉर बिलो हो क्रिटिकल टेम्परेचर के, क्रिटिकल टेम्परेचर आप समझते हैं ना लिक्विड का, परसों ही बात हुई इसके बारे में। अगर टेम्परेचर किसी लिक्विड के क्रिटिकल टेम्परेचर से बहुत कम हो तो फिर लिक्विड की डेंसिटी वेपर की डेंसिटी से बहुत 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 ज्यादा होती है। वेपर की डेंसिटी बेचारों की क्या होनी है, वो तो बेचारे खुद वेपर स्टेट में है, गैसीय स्टेट में है, तो गैसीय स्टेट की डेंसिटी वैसे ही कम होती है। लेकिन जब क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही टेम्परेचर हम जो हमारे पास है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से बहुत कम हो, इस हालत में लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। सो हम इग्नोर कर सकते हैं, फ्रैक्शन के नीचे स्मॉल डी को इग्नोर कर देंगे एज कंपेयर टू कैपिटल डी, तो हमारे पास सिर्फ कैपिटल डी रह जाएगा। तो इसके लिए ये शर्त जरूरी है, तो ये पैराकोर आ गया। डी स्टूडेंट्स, अब आप देखें इसको मजीद वो सिंपल कर रहा है, मजीद सिंपल ये इक्वेशन हो रही है। अगर सरफेस टेंशन हो जाए 1, वो हम कर सकते हैं टेम्परेचर चेंज कर करके। अगर सरफेस टेंशन 1 हो तो 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आता है, तो फिर मोलर मैस मल्टीप्लाई 1 मोलर मैस ही रहेगा, तो फिर मोलर मैस ओवर डेंसिटी मोलर वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। ये पता है ना आपको। सो सिंपल 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 बात हमारे सामने यही कि जो पैराकोर है ये दरअसल मोलर वॉल्यूम है और कुछ नहीं है। तो पैराकोर की डेफिनेशन भी इसी सेंस में आप कर सकते हैं। पैराकोर क्या है, मोलर वॉल्यूम है लिक्विड का एट अ टेम्परेचर व्हेन सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 1, या आप पैराकोर को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, पैराकोर एडिटिव इन नेचर है और कॉन्स्टिट्यूटिव, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी भी है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। एडिटिव प्रॉपर्टी समझते हो? एडिटिव प्रॉपर्टी बच्चों समझते हो? ये स्टूडेंट जैसे आपने कोवलेंट रेडियस का टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें बाज कोवलेंट बॉन्ड हम मसलन सी सी एल का कोवलेंट
बॉन्ड की लेंथ हमने फाइंड करनी हो CCl यानी कार्बन और क्लोरीन की, तो हमें कार्बन का कोवलेंट रेडियस पता हो, क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस पता हो, दोनों को ऐड कर दें, ऐड करके वो पूरी बॉन्ड लेंथ की इक्वल आ जाता है। इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वो टॉपिक देखना चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर में, केमिकल बॉन्डिंग वाले में, कोवलेंट रेडियाई वाला टॉपिक, तो मेरी बात आप फिर देखना। और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हमें पैराकोर वैल्यूज पता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो एग्जामिनर आपको इस तरह का कोई स्ट्रक्चर देगा, सारी बात है, स्ट्रक्चर तो वो देते ही नहीं। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस सारी पैराकोर वैल्यूज को रट्टा लगाएं। रट्टा कितना का आप लगाएंगे, थक जाएंगे। तो वैसे मैं आपको ऊपर वाली जो बात है ना, एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव, वो समझाने के लिए ये मैंने चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पर ऐड की हैं। तमाम एटम्स को और कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ों को हमने पैराकोर की डेफिनेट वैल्यू दी हुई है। जैसे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है, वैसे पैराकोर की वैल्यूज हैं, कार्बन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की वगैरह, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, फिर 3 मेंबर्ड रिंग की, ये सारी पैराकोर वैल्यूज हैं। ठीक है, तो नाइट्रो का स्ट्रक्चर आपने उस दिन भी हमारी अच्छी खासी केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन हुई। नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर जो लीवर स्ट्रक्चर है, तो एक तो हमने उसको लीवर्स की बातों से प्रूफ किया कि ये वाला स्ट्रक्चर ठीक होगा, है ना। हमने हमने नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड्स नहीं बनवाए, हमने कहा कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अगर ये 5 बनाता है तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, तो 10 तो इसका सेकंड शेल है, उसमें 10 आ नहीं सकते, वगैरह वगैरह हमने ये बातें कही। अच्छा, अगर हम इन चीजों को इग्नोर कर दें और जो हमारा दिल करे नाइट्रो का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, सपोज ये 3 बनाए हुए हैं नाइट्रो ग्रुप के स्ट्रक्चर्स, हमने नहीं कहा कि वो जी ओ के ऊपर नेगेटिव है पॉजिटिव जो भी है, हमने कहा चलें ऐसे जोड़ के देखते हैं क्या बनता है। तो इस तरह इनकी पैराकोर की वैल्यूज आप ऐड करें। एन की पैराकोर की वैल्यू ये दी गई है, ओ की ये दी गई है, ओ टोटल 2 हैं, फिर डबल बॉन्ड की ये है, डबल बॉन्ड की भी आप ऐड करें, तो पैरा इस स्ट्रक्चर की पैराकोर की वैल्यू ये बनती है, इस स्ट्रक्चर की पैराकोर वैल्यू ये बनती है, इस स्ट्रक्चर की पैराकोर वैल्यू ये बनती है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया। आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड हो सकता है, बिकॉज ये मोलर वॉल्यूम ही तो है, और ये क्या है। तो एक्सपेरिमेंटली इसकी पैराकोर वैल्यू निकलती है NO2 की, दैट इज 73। तो ये किसके करीब आपको लग रही है, इस स्ट्रक्चर के करीब, है ना, सेकंड वाला। तो इसलिए फिर ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है, बाकी दोनों गलत हैं। तो आपको समझ आ गई ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे है, ये हमें स्ट्रक्चर का भी आइडिया दे रही है। विस्कोसिटी वाला टॉपिक गैसेस में मैंने आपको पढ़ाया, वैसा ही है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये आपने देख लेना है। इसमें फ्लो मैंने बताए हुए हैं, ये वाला टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनर फ्लो, ये आपको नजर भी आ रहा है। फ्लो की 2 टाइप्स हैं, जब मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव करें लेयर्स या मॉलिक्यूल्स, तो लेमिनर फ्लो है। और अगर वो स्ट्रेट की बजाय कभी
राइट हो कभी लेफ्ट हो। तो इस तरह की जो मोशन है दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, जो टैप से पानी आता है सीधा नीचे, वो लेमिनार फ्लो है एक ही डायरेक्शन में। जब ये पानी बेसन में गिरता है तो वाटर, ये वाटर इधर जा रहा होता है और फिर किनारों वाला वाटर वापस भी आ रहा होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये यहाँ पर कोई खास फ्लो नहीं है पानी का। यहाँ से इधर को निकल रहा होगा और जो किनारों से टकरा के वापस भी आ रहा होगा। जी स्टूडेंट, जस्ट 1 मिनट। जी बच्चों, आवाज आ रही है? ठीक है। यहाँ एक रट्टे वाली बात आपको बता दूं, वो ये है कि रिनॉल्ड्स नंबर, शायद ये आपने पहली बार सुना हो। बेहतर है इसे कर लें, एग्जामिनर का कोई पता नहीं कहाँ से वो सवाल दे दे। तो ये टू और आर, आर यहाँ रेडियस ऑफ पाइप है, जिस पाइप में से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा होगा। और न्यू बार एवरेज वेलोसिटी है, और डी डेंसिटी है लिक्विड की। ठीक है, वहां ऊपर पैराकोर में कैपिटल डी से रिप्रेजेंट की गई थी, यहाँ स्मॉल डी। कैपिटल डी भी आप कह सकते हैं, किसी बुक पे किस तरह होता है, किसी पे इट्स ओके। ठीक है, और नीचे ईटा है। ईटा विस्कोसिटी की सिंबल होती है। ईटा से डिवाइड इसको करना, ये रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करने का तरीका है। ये नंबर क्या है? ये एक्चुअली हमें बताता है कि कोई लिक्विड वो लेमिनार फ्लो देगा या टर्बुलेंट फ्लो देगा। जब वो पाइप में से गुजर रहा है ना वो लिक्विड, तो वो लेमिनार फ्लो देगा या टर्बुलेंट फ्लो देगा। तो इससे हमें पता चलता है, अगर वैल्यू 2000 से लेस हो तो वो लेमिनार फ्लो है, इसकी वैल्यू रेनॉल्ड नंबर की। और अगर 3500 से ग्रेटर हो तो टर्बुलेंट है। और इनके बीच बीच में, 2000 और 3500 के बीच में, ये वो मिक्स्ड होगी। और ये भी याद रखना है, अब मैं जो बात आपको बता दिया करूं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां तक ही अपनी थॉट आपने रखनी है।
ठीक है ना। क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि आ, जो रेनॉल्ड नंबर है, ये जो रेडियस ऑफ पाइप है इसके डायरेक्टली है, इनवर्सली है। ठीक है। इस तरह डेंसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये डायरेक्टली है, और जो विस्कोसिटी है ये इसके इनवर्सली है। क्वेश्चन आ जाए कि एक लिक्विड बहुत ज़्यादा विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपका क्या ख्याल है, वो लेमिनर फ्लो देगा या वो देगा टर्बुलेंट फ्लो? तो हमने देखना है कि ये इसका फार्मूला है। विस्कोसिटी ज़्यादा है तो रेनॉल्ड नंबर कम हो जाएगा। रेनॉल्ड नंबर कम होगा, लेस होगा, तो वो फिर उसकी लेमिनर फ्लो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। विस्कोसिटी का टेम्परेचर से ताल्लुक ये है, ये आर्हेनस और गुजमैन दो लोगों ने ये दिया। किसी को याद है? रिएक्शन काइनेटिक्स की इक्वेशन, आर्हेनस इक्वेशन इसी जैसी है, बस यहाँ पर के आता है, रेट कांस्टेंट यहाँ पर। और यहाँ पर ई की पावर में माइनस सात आता है, -EA/RT। बस ये दो चेंजेस हैं। तो ये वही इक्वेशन है, आपने आज ये पढ़ी है तो उसको भी माइंड में लाएं। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, तो इस तरह दोनों आपको याद हो। कभी ये पढ़ो तो वो माइंड में आए, कभी वो पढ़ो तो ये माइंड में आए, दोनों का आपको पता हो कि ये विस्कोसिटी का रिलेशनशिप है टेम्परेचर के साथ, और वो इक्वेशन बताती है रेट कांस्टेंट का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ। आपका क्या ख्याल है, इस इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है? टेम्परेचर और विस्कोसिटी ये डायरेक्टली हैं या इनवर्सली हैं? ठीक है, इसको ज़रा सिंपल कर लें। अगर हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें, तो नेचुरल लॉग लेने से ये वैल्यू इन दोनों मल्टीप्लाई और इनके साथ अलग अलग लॉग आ जाएगा, बीच में प्लस। फिर लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर पीछे आ जाती है, और इधर आ जाएगा लॉग ई, लेकिन लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग ई खत्म हो जाएगा। ये नेचुरल लॉग होता है LN, इसकी बेस होती है ई, ये इसकी वैल्यू है, मैंने यहाँ लिखी हुई। और जो कॉमन लॉग होता है ना LOG, उसकी बेस होती है 10। ये इन दोनों में फर्क है। आपने नेचुरल लॉग को कॉमन में अगर चेंज करना है ना, तो 2303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये नेचुरल लॉग है, इसको कॉमन लॉग में चेंज किया तो साथ 2303 लिखना है। ये भी नेचुरल था, इसको कॉमन में चेंज करना है तो साथ 2303 से मल्टीप्लाई करना है। जी वही मैंने वो बोल दिया है। अच्छा, यहाँ पर आपको 2303 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर, बिकॉज यहाँ पर जो है वो लॉग नहीं है, तो ये ऐसे ही आएगा। फिर इसको मजीद सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 2303 से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे ना तो ये कट जाएगा, ये वाला 2303 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और इधर नीचे ओवर के नीचे आ जाएगा 2.30। तो ये इस वजह से ये फाइनल इक्वेशन आपके पास आएगी। तो मजीद मैं आपको इस तरह की इक्वेशन, बल्कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कल स्लोप समझा दिया था, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी और हम मैथमेटिक्स सीखते हैं। ये है y = mx + c। किस किस को ये इक्वेशन पता है, कहीं पड़ी हुई है आप लोगों ने?
मारियन दलीब ने पढ़ी है, तंजीला ने भी पढ़ी। लीनियर इक्वेशन अजहर शाह कह रहे हैं, ठीक है, सादिया भी कह रही हैं तस्लीम। ठीक है बच्चों, दिस इज लीनियर इक्वेशन, ये नाइन्थ की मैथ की बुक में भी है। तो इसमें ये वाली वैल्यू वाई एक्सिस पर ली जाती है, जो भी वो वैल्यू हो वो होगी, और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस की वैल्यू को, और एम रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, जिसको रिप्रेजेंट करे स्लोप को। इसका मतलब है जो वैल्यू आप एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं उसके साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो वो स्लोप कहलाती है। और सी रिप्रेजेंट करता है वाई इंटरसेप्ट को, यानी ये ग्राफ है, तो अगर स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट कर रही है तो यहां से लेके यहां तक ये जो वैल्यू होगी, दिस इज कॉल्ड सी, वाई इंटरसेप्ट। अगर ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ही ओरिजिन से गुजर रही है तो फिर वाई इंटरसेप्ट होता है जीरो, फिर सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्लियर होगी बातें, मेरा ख्याल है ना। तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये हमारा हो गया जी वाई, इसे हम वाई एक्सिस पर लेंगे लॉग ईटा को, और टेम्परेचर जो है ये ओवर में नीचे है, तो हम ऊपर से वन खुद से ले लेंगे, 1/T, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो जरूरी नहीं कि प्लस की पहली वाली वैल्यू ही हम एक्स एक्सिस पर लें, हमने यहाँ रिलेशनशिप देखना है विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ। और वैसे भी जो ए है ये तो कांस्टेंट है, आर्हीनस कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वो ग्राफ में नहीं लिया जाता, हमेशा याद रखें, ना एक्स एक्सिस पर ना वाई एक्सिस पर। लिया भी जा सकता है, जैसे हमने बॉयल्स लॉ के केस में लिया, पीवी इज इक्वल टू के कांस्टेंट, तो फिर ग्राफ जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा अगर आप कांस्टेंट वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस कौन है, 1/T, तो फिर बाकी सारा फैक्टर ये स्लोप कहलाएगी। ओके, और ये वाला जो है ये वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, जो एम एक्स के साथ है प्लस सी, चाहे पहले लिख लें प्लस या बाद में लिख लें, इट्स ओके, दिस इज वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर आएगा लॉग ए। तो ये बस ये शो कर रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और विस्कोसिटी का डायरेक्ट ताल्लुक है 1/T से, यानी 1/T से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम सिर्फ टी की बात करें टेम्परेचर की, फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें अब मेरा ख्याल है ब्रेक ना करें, टॉपिक ही कंप्लीट कर लें तो बेहतर है पूरा, ठीक है ना, क्या ख्याल है? 15 से 20 मिनट हमें और लग जाएंगे। हाँ जी। स्लोप का बेटा आपने मेरा कल वाला लेक्चर नहीं लिया सैरिश? कल वाला लेक्चर सुने ना, उसमें पूरी डिटेल है स्लोप के बारे में, वो आप जरूर देखें। वो रिकॉर्डेड है, आप वो सुन लेना। हाँ, बॉयल्स लॉ वगैरह के टॉपिक में होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ आ रहे हैं स्लोप। अच्छा, विस्कोसिटी और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे वो बातें आ रही हैं आगे। ये एक रिलेशनशिप है डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर मोलर मास ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई विस्कोसिटी।
मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अगर इसकी वैल्यू हो 40 to 60, ये वही है जैसे ऊपर हमने नंबर पढ़ा ना, वैसे ही ये भी एक नंबर बन रहा है। फिर इन ऐसे लिक्विड्स को कहते हैं नॉर्मल या नॉन एसोसिएटेड लिक्विड्स। यानी ये ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं होते, ज्यादा बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी ज्यादा नहीं होती, वीक होती हैं। वो ज्यादा एसोसिएटेड नहीं होते। ये कंसेप्ट किसने दिया? डुन्स्टेन ने। ये नाम याद रखना जरूरी नहीं। अच्छा, अगर ये वैल्यू 60 से हायर होगी तो ऐसे लिक्विड्स को कहते हैं एसोसिएटेड लिक्विड्स। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, जैसे वाटर है, ग्लिसरोल है, ग्लाइकोल है। आपको पता होगा एसिटिक एसिड का, सबको पता होगा कि वो डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। डाइमर यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इतनी अट्रैक्टिव फोर्स उनकी होती है कि वो जोड़ा जोड़ा फॉर्म में रहते हैं, तो डाइमर्स हम कहते हैं। तो वो एसोसिएटेड हैं बहुत ज्यादा। तो समझ लें जिसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी वो एसोसिएटेड है। ये आईएमएफ की स्ट्रेंथ फाइंड करने का भी एक तरीका है ये वाला। भी स्टूडेंट जैसे पैराकोर थी वैसे यहाँ रियोकोर है। बस इसमें और उसमें ये फर्क है कि ये विस्कोसिटी के साथ है। मोलर मास ओवर डेंसिटी, और इसको मल्टीप्लाई करना है विस्कोसिटी से, लेकिन विस्कोसिटी की पावर 1/8। अगर हम विस्कोसिटी को 1 कह दें, किसी खास टेम्परेचर पर विस्कोसिटी 1 ले आए, तो फिर 1 की पावर 1/8 वो 1 ही हो जाएगा। और m/d को हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं, वही बात है। तो आप इसको डिफाइन कर लेंगे कि रियोकोर क्या है। ये है मोलर वॉल्यूम किसी खास टेम्परेचर पर जब विस्कोसिटी 1 हो जाए। बाकी चीजें आप देख लेना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में है। इसमें दो चीजें हैं, एक स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन, एक होती है मोलर रिफ्रैक्शन। ये स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन का फार्मूला है, ये मोलर का है। मेरा नहीं ख्याल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इंपॉर्टेंट है, तो बाकी आपकी मर्जी है। बस ये याद रख लेना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने का जो मेथड है दैट इज एब्स रिफ्रैक्टोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम फाइंड करते हैं। और जिस तरह पैराकोर थी वो एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, इसी तरह ये मोलर रिफ्रैक्शन भी एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव है। तो मैंने आपको उसका समझा दिया कि वो किस तरह हेल्प करती है। ये कोई डिटेल से आपको करने की जरूरत नहीं है ये वाला। ये इसकी एप्लीकेशन है कि कीटो और इनोल फॉर्म में हमें डिफरेंस पता चल जाता है मोलर रिफ्रैक्शन से। आप करना चाहें तो कर लें। ऑप्टिकल एक्साल्टेशन क्या है, बस इसका आपको बस डेफिनेशन आनी चाहिए क्या है। अगर मोलर रिफ्रैक्शन की वैल्यू किसी कंपाउंड के लिए वो एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हो मोलर रिफ्रैक्शन की कैलकुलेटेड की निस्बत, तो इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्साल्टेशन। और ये कौन शो करती है? कॉन्जुगेटेड
जो पोलीन्स हैं वो शो करती हैं। स्टूडेंट अजान हो रही, बस 1 मिनट। ये एक टॉपिक है, मैंने अत्यातन ऐड किया हुआ है, बीएससी के सिलेबस में है, सो मैंने इसको ऐड किया है। नाम जरूरी नहीं है, इक्वेशन कोशिश कर लेना आपसे याद हो जाए तो। ये इक्वेशन एक रिलेशनशिप है बिटवीन पोलराइजेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, अब क्योंकि आपके माइंड में आज आपने नॉन पोलर वाली पोलराइजेबिलिटी पढ़ी, तो आपके माइंड में वही गया होगा कि ये उस सेंस में है, टॉपिक है कुछ उसी सेंस में, पोलराइजेबिलिटी है तो वैसे ही। बट यहाँ यहाँ की इसकी क्या बात हो रही है, किस सेंस में ये बात हो रही है? जब आपके पास दो चार्जेस हों, एक पॉजिटिव और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें आउट हो रही होती हैं, चारों तरफ हो रही होती हैं, मैं जस्ट टाइम सेव करने के लिए आप इतना बना रहा हूँ। और ये नेगेटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें इन हो रही होती हैं, यूं। ठीक। तो अगर आपने दो चार्जेस यहाँ रखे हैं, तो ये जो एरिया है सारा, इतना एरिया, इसमें इसका मतलब है, बल्कि ये सारा यूं, इस सारे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, पॉजिटिव की भी नेगेटिव की भी। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की है। अगर आप इसके बीच में कोई नॉन पोलर मीडियम रख देते हैं, यहाँ पर एटम के केस में कौन सा मीडियम है, फिर मैं आपको तंग कर रहा हूँ। एटम के केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा मीडियम है? शाबाश। लो जी, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में हवा डाल दी। हवा कैसे जाएगी? आप मुझे बताएं कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जा सकता है? ओए अल्लाह के बंदो, जरा सोचो। एयर क्या है? एयर एयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गोन, ये वो है ना, मॉलिक्यूल हैं बड़े बड़े। सोचो जरा। कि हाइड्रोजन या किसी का भी, मैं हाइड्रोजन वैसे कह रहा हूँ ताकि आपको मामले की नजाकत भी समझ आए, कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, उसके बीच में कितनी की जगह है, और वहां पर हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डाल सकते हैं। और वो भी चले एक मॉलिक्यूल, आपने तो पूरी एयर का नाम ले दिया, मतलब पता नहीं कितनी का हवा है बीच में। बच्चों, वहां कुछ भी नहीं होता, नोड होता है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता। समझ गए बात? जी ठीक है। अच्छा, वहां तो कुछ नहीं होता यहाँ, इसलिए वहां पर जो कांस्टेंट, दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है, तो वहाँ हम जो मीडियम है वो हम कहते हैं कि वो तो वैक्यूम है, यानी वहाँ कुछ भी नहीं है। तो वहाँ हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसे एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं। ठीक है ना? 8.84 10⁻12 उसकी वैल्यू होती है। अगर कोई मीडियम हो बीच में, और ये मीडियम नॉन पोलर हो, ठीक है, ये नॉन पोलर मीडियम है, इस केस की बात हो रही है, इस केस। तो फिर ये जो नॉन पोलर मीडियम है, इसकी इसकी पोलराइजेबिलिटी
जारी बात है ये इसके मॉलिक्यूल पोलराइज हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। या हो सकता है दोनों तरफ पॉजिटिव हो, दोनों तरफ नेगेटिव हो। मैंने आपको कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी तरह भी हो सकती है। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेगी। ठीक है। तो इस केस में ये इसके जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं ये पोलराइज हो सकते हैं। ठीक है। तो उनकी पोलराइज होने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी, इसकी, मीडियम की। और दूसरा इस मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन दोनों का ये रिलेशनशिप है। अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपको बताता चलूं ये क्या होता है। ये इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सादा लफ्जों में दो चार्जेस एक दूसरे पर कितनी अट्रैक्टिव या रिपल्शन फोर्स लगा सकते हैं, वो उनके बीच में जो मीडियम है ना, वो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट कर सकता है, जितनी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने की इजाजत दे सकता है, उतना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। तो बात समझाई? नहीं आई तो मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ। सपोज ये हमारे पास ऐसा मीडियम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर नहीं जाने देता और इसकी इधर नहीं जाने देता। ये बिल्कुल ब्लॉक कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? बताएं। नहीं करेंगे। इसका मतलब है ये परमिट नहीं कर रहा, ये अलो नहीं कर रहा। तो ये वर्ड जो परमिटिविटी है ना, ये इससे निकला हुआ है। हर मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी होती है, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। ये इजाजत नहीं दे रहा, शाबाश। उसको हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसका ये वर्ड मुश्किल सा, हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से शो करते हैं। वैक्यूम के लिए साथ में नॉट लगा देते हैं, बस वैक्यूम के लिए नॉट। अदरवाइज वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम हो, कोई पेपर हो, कोई कार्ड हो, शायद आप में से किसी ने कैपेसिटर तोड़ के देखा हो, या कोई मोटर किसी ने खोली देखी हो, तो बीच में ये कार्ड या पेपर गत्ते वगैरह होते हैं। ठीक है ना। तो इनकी अपनी अपनी, हर मीडियम की अपनी एक कैपेसिटी कह लें होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे चार्ज पर असर करने की इजाजत देता है। इसको उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, और इसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। वैक्यूम के केस में वो वैल्यू है जो आपने बोहर के रेडियस वाले टॉपिक में पढ़ी हुई है, कांस्टेंट वैल्यू है। और इसकी डेफिनेशन ये है कि dielectric constant of a substance is the tendency of electric field to pass through the substance, ठीक है, relative to its tendency to pass through vacuum। यानी वैक्यूम जितनी इजाजत देता है उसके लिहाज से मीडियम कितनी इजाजत देता है, तो इसको कहते हैं हर उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसलिए इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। यानी ये वैक्यूम के लिहाज से होती है हर मीडियम की, इसलिए इसके साथ रिलेटिव का वर्ड है। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास हर एटम का कार्बन के लिहाज से होता है। तो बच्चों ये इसमें ये इनका रिलेशनशिप है, अगर आप करना चाहें तो कर लें। बहरहाल आपको इस टॉपिक से और भी चीजें थोड़ी चार्जेस के बारे में क्लियर हो गई कि ये परमिटिविटी वगैरह क्या होती है। यही इक्वेशन है वो नीचे लिखी हुई है, दो बार है। यहाँ पर हम पी लगा लें।
नीचे वाली काट दो, 2 बार लिखी है और कुछ नहीं। मेजरमेंट के ये मेथड हैं, अगर आप कर सकते हो याद तो कर लेना, ठीक है। ये तो रट्टा है, अब इसका मतलब क्या। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें आपकी क्लियर होंगी और कुछ आपको नई बातें भी पता चलेंगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। बच्चों जैसे आपने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में रिलेटिव परमिटिविटी, इसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड हो, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को, दो मैग्नेट हमने इस तरह सेपरेट करके रखे हैं, तो बीच में कोई मीडियम डाल दें। अब उस मीडियम की कि वो कितना अलो करता है एक मैग्नेट की फील्ड को दूसरे मैग्नेट की फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने में, इसको कहते हैं मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। ठीक है। हम मीडियम इन इन मैग्नेट्स के बीच में ये वो मीडियम क्यों रखते हैं, बाजुकात हमें हमने कंट्रोल्ड करना होता है ना, कि कितना की एक दूसरे पर असर करें दोनों। सपोज हमने फैन की खास स्पीड रखनी है, लेकिन हमारे पास जो मार्केट में मोटर अवेलेबल है या चीजें अवेलेबल है, उससे वो उससे अगर हम मोट बना रहे हैं हमारा फैन या जो भी, तो वो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा आएगी, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए बीच में कुछ ना कुछ मीडियम रखते हैं। तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वही है जो रिलेटिव परमिटिविटी है। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन का साइन है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और म्यू का या माइक्रो जिसको आप कहते हैं, ये उसका साइन है। याद रखें, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू वैक्यूम की 1 होती है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की <<1 होती है। ठीक है। डायमैग्नेटिक समझते हैं, डिफाइन करो, कोई डिफाइन करेगा। शाबाश, पेड इलेक्ट्रॉन। और भी जल्दी जल्दी बोलने, शाबाश। बस ये लेक्चर हम एंड करने लगे। व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी डियर स्टूडेंट्स? नहीं वो ससेप्टिबिलिटी शक नहीं होता, सेंसिटिव ये है, उर्दू में कहते हैं हसासियत। बस इसी से आपको बात समझ आ जाएगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं सादा लफ्जों में, एक सब्सटेंस को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है, तो वो कितनी जल्दी वो सब्सटेंस मैग्नेट में चेंज हो जाएगा, ये उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। अगर अगर आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपने उस सब्सटेंस को रखा है, अगर वो आपको थोड़ी सी देंगे, तो वो सब्सटेंस थोड़ी सी ही मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेट में चेंज हो जाएगा। पहले वो मैग्नेट नहीं था, लेकिन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा तो वो मैग्नेट में चेंज हो गया। अभी ये न्यूक्लियर मैग्नेट की बात नहीं हो रही डियर स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल एटम्स की बात हो रही है, उसके अंदर जो होते हैं वो हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं।
The student intensity of magnetization is directly proportional to applied magnetic field. ये एक रिलेशनशिप आपने याद रखना है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये क्या है? द एक्सटेंट टू विच अ स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. वो हद जिस तक एक सब्सटेंस मैग्नेट में चेंज हो सकता है, इसको कहते हैं उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. हर सब्सटेंस की अपनी अपनी होती है. हो सकता है एक सब्सटेंस है वो, अगर उसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो ज्यादा इंटेंस मैग्नेट बन गया, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, तो हम कहेंगे उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा है. एक सब्सटेंस हमने रखा, वो मैग्नेट बना ही नहीं, जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, जैसे ग्रेफाइट है, इस तरह की चीजें, उसको रखा तो वो मैग्नेट बना ही नहीं, हम कहेंगे इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ही लो है. ठीक है, समझ गए आप? अब आप समझ गए द एक्सटेंट टू विच अ स्पेसिमेन, यानी एक सब्सटेंस आप यहाँ लिख सकते हैं, कैन बी मैग्नेटाइज्ड. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के की स्ट्रेंथ के, उसको हम एच से शो करते हैं. प्रोपोर्शनल डायरेक्टली का हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के. ठीक है, इस के को हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये असल में रेशो होती है आई ओवर एच के. ये मैंने आपको पहले बता दिया और ये मैंने आपको बाद में बताया. तो हालांकि ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसकी डेफिनेशन इसी इक्वेशन से बनती है. तो आप कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. इसकी कोई यूनिट नहीं होती. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है. बाकी ये आप कर सकते हैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मोलर, ये वगैरह आप पढ़ लेना. मैंने आपको मेन चीज अब बतानी है. ये सब्सटेंसेस, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक आप सबको पता है, डायमैग्नेटिक भी आप सबको पता है, फेरोमैग्नेटिक किस किस को पता है? फेरोमैग्नेटिक किस किस को पता है? अगर ये उसने दे दिया पेपर में, फिर नाम सुनाओ. डी स्टूडेंट्स, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दरअसल पैरामैग्नेटिक की तरह के होते हैं, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, उन्हें हम कहते हैं पैरा. लेकिन जो स्ट्रांगली, ये हाफिजा सादिया ने लिखा शब्द, जो स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होते हैं ना टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, हम उन्हें कहते हैं फेरोमैग्नेटिक. और ये वर्ड फेरो फेरम से निकला है, फेरम आयरन को कहते हैं. जैसे हम देखते हैं ना लोहा कितनी जल्दी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसी के नाम से फिर, क्योंकि आयरन ही ज्यादा यूज की जाने वाली मेटल है, तो उसी के नाम से इन सब्सटेंसेस की क्लास का नाम रख दिया. तो इसका मेन नुमाइंदा आयरन है. तो ऐसे सब्सटेंसेस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं. ठीक है, तो ये अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट होते हैं, आप यहाँ स्ट्रांगली लिख सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनको मैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है टू फॉर्म परमानेंट मैग्नेट्स.
यानी इनको अगर हम किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये परमानेंट मैग्नेट बनाए जा सकते हैं। जबकि जो पैरा मैग्नेटिक होते हैं ना, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होते। जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेट बन जाते हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो वो उसकी जो मैग्नेटिक पावर थी वो खत्म हो जाती है पैरा की। डाया तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से भी मैग्नेट नहीं बनते, पैरा मैग्नेटिक फील्ड में रखने से मैग्नेट बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे वो फिर मैग्नेट नहीं रहेंगे। और फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में रखने से परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर होगी। अब थोड़ा सा, ये तो आप सबको पता है कि ऐसा एटम जिसमें जो पैरेलल स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की, ऐसे एटम जिसमें एटम्स की पैरेलल स्पिन्स होती हैं, वो या तो पैरामैग्नेट होगा, और या फेरोमैग्नेट भी हो सकता। जितनी ज्यादा उसकी, यानी आप याद रखें, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे उतना ही ज्यादा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी। तो वो अगर बहुत ज्यादा होंगे, जैसे आयरन में होता है या कोबाल्ट में या निकल में, तो फिर उनमें बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर वो फेरोमैग्नेटिक हो जाते हैं। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक होने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। अच्छा, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जब एटम में होंगे तो वो एटम ओवरऑल, पूरा एटम ही एज एक उसे क्या कहते हैं, मैग्नेट एक्ट करेगा। यहां मैं आपको क्लैरिटी करता चलूं, एक क्लैरिटी करता चलूं। ऐसा एक ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और होती है, समझ लें क्लॉकवाइज स्पिन की वजह से, और एक ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होती है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन की वजह से। आपको पता है ना, स्पिन का तो सबको पता होगा, स्पिन क्वांटम नंबर का सबको पता होगा ना, उस सेंस में बोल, तो वो कैंसिल कर देते हैं। ये बात पता है ना सबको, जल्दी बोल दें भाई। शाबाश। एक इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस के स्पिन करता है, मैंने आपको बताया जो भी चार्ड पार्टिकल मोशन करेगा वो बतौर मैग्नेट एक्ट करेगा, ये मैं बात आपको बताई। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से वो एज मैग्नेट एक्ट करता है, और वो जब पेड होते हैं तो वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जब एक एटम में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर वो सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो उन सब की मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठी होकर ओवरऑल एटम की मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो पूरा एटम ही एज